दीपिका नारायण सिंघानिया जी की इकलौती बेटी थी। अरबों की दौलत, बड़ी बड़ी कंपनियां, आलीशान बंगला, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन बेटी पर उनका कोई बस नहीं चलता था। दीपिका को पार्टी, क्लब और अपने अमीर दोस्तों के साथ घूमना ही पसंद था। उसे घर की इज्जत, रिश्तों और परिवार जैसी बातों से कोई मतलब नहीं था। एक रात दीपिका ने अपने कमरे में बैठकर एक फैसला किया जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। उसने सोचा कि अगर वो शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे रोकना छोड़ देंगे। उसे ऐसा लड़का चाहिए था जो उसके रास्ते में कभी ना आए, जो उसके हिसाब से चले और जिसे वो आसानी से कंट्रोल कर सके। उसी शहर के एक छोटे से इलाके में आशुतोष नाम का एक लड़का रहता था। दुनिया में उसका कोई अपना नहीं था। एक बुजुर्ग काका ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माता पिता गुजर चुके थे। रिश्तेदारों ने भी उसे कभी अपनाया नहीं था। वो हमेशा लोगों की मदद करता और चुपचाप अपनी जिंदगी जीता था। एक दिन दीपिका की कार रास्ते में खराब हो गई थी और उसके सारे दोस्त उसे छोड़कर जा चुके थे। वहीं मौजूद आशुतोष ने बिना किसी लालच के उसकी मदद की। दीपिका ने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा था जो उसकी दौलत से प्रभावित नहीं था। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि यही लड़का उसके काम का है। अगले ही दिन उसने अपने पिता के सामने शादी की बात रख दी। नारायण जी को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने आशुतोष को देखा तो उन्हें वो लड़का बहुत सुलझा हुआ लगा। दीपिका ने साफ कह दिया, अगर शादी करेगी तो इसी लड़के से, वरना कभी शादी नहीं करेगी। बेटी की जिद के आगे नारायण जी को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद आशुतोष घर जवाई बनकर सिंघानिया हाउस में रहने लगा। शुरुआत के दिनों में ही उसे एहसास हो गया कि दीपिका उसे पति नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह देखती है। दीपिका अक्सर देर रात तैयार होकर बाहर जाती और आशुतोष से कहती, तुम बस कार में बैठे रहना, ज्यादा पति बनने की कोशिश मत करना। आशुतोष चुपचाप उसकी बातें सुन लेता। वो कभी जवाब नहीं देता था। कई बार दीपिका अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाती, ये मेरे पति कम और बॉडीगार्ड ज्यादा लगते हैं। इतना कहकर वो हंसने लगती और उसके दोस्त भी उसका साथ देते। आशुतोष बस हल्की मुस्कान के साथ सब सह लेता। उसे शायद रिश्तों की कीमत पता थी, इसीलिए वो हर अपमान पी जाता था। एक दिन सुबह नारायण जी ऑफिस जाने के लिए निकल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आशुतोष अकेले बगीचे में बैठा चाय पी रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे? आशुतोष ने सम्मान से सिर झुका दिया। ऑफिस पहुंचकर नारायण जी हैरान रह गए, क्योंकि जिस मीटिंग में बड़े बड़े लोग उलझ गए थे, वहां आशुतोष ने कुछ ही मिनटों में ऐसी सलाह दी जिससे करोड़ों का नुकसान बच गया। उसकी बिजनेस समझ कमाल की थी। धीरे धीरे नारायण जी उसे रोज ऑफिस ले जाने लगे। आशुतोष ने कंपनी के पुराने प्रोजेक्ट्स को नए तरीके से संभाला। कुछ ही महीनों में कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ गया। नारायण जी अब उसे दामाद नहीं बल्कि बेटे की तरह देखने लगे थे। उन्हें हमेशा लगता था कि भगवान ने उनकी जिंदगी में किसी खास वजह से आशुतोष को भेजा है। लेकिन दीपिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब भी अपनी रंगीन दुनिया में खोई हुई थी। एक रात वो अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी में गई। उसने आशुतोष को भी साथ चलने के लिए कहा। पार्टी में उसके दोस्तों ने फिर आशुतोष का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे दीपिका, तुम्हारा पति तो बिल्कुल नौकर लगता है, किसी ने हंसते हुए कहा। दीपिका भी मुस्कुरा दी। आशुतोष ने हमेशा की तरह कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी पार्टी में कुछ ऐसा होने वाला था जो दीपिका की जिंदगी बदल देता। उसके कुछ दोस्त असल में उससे जलते थे
उन्होंने शराब के नशे में दीपिका की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। उनमें से एक लड़के ने कहा, तुम जैसी लड़की सिर्फ पैसों की वजह से लोगों के बीच घूमती है, वरना कोई तुम्हें पूछे भी ना। ये सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जिन दोस्तों पर वो भरोसा करती थी वे उसकी इज्जत नहीं करते। तभी वहां आशुतोष पहुंचा। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, इज्जत पैसे से नहीं संस्कारों से मिलती है, और जिन लोगों को औरतों की इज्जत करना नहीं आता वो खुद कभी इज्जत के लायक नहीं होते। उसकी बात सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। जिन लोगों ने दीपिका का अपमान किया था उनके चेहरे उतर गए। आशुतोष ने दीपिका का हाथ पकड़ा और उसे वहां से बाहर ले आया। कार में बैठते ही दीपिका चुप हो गई। पहली बार उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार इसी इंसान का अपमान किया था और आज इसी ने उसकी इज्जत बचाई। उस रात दीपिका अपने कमरे में सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार आशुतोष का चेहरा घूम रहा था। इधर नारायण जी बालकनी में खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था लेकिन साथ ही एक डर भी था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी अब बदल रही है, लेकिन शायद बहुत देर से। उसी रात उन्होंने अपने कमरे में रखी एक पुरानी फाइल निकाली और उसे देखते हुए धीरे से बोले, काश आशुतोष को उस सच के बारे में कभी पता ना चले। अगली सुबह सिंघानिया हाउस का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। दीपिका देर रात तक जागती रही, इसीलिए उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो पहली बार उसकी नज़र आशुतोष पर ठहर गई। हमेशा की तरह वो चुपचाप बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर ना कोई गुस्सा था और ना ही पिछली रात की कोई शिकायत। दीपिका को खुद पर शर्म आने लगी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने अपने दोस्तों के सामने उसे नौकर, गरीब और दो कौड़ी का इंसान कहा था, लेकिन उसने कभी बदले में एक शब्द तक नहीं कहा। नारायण जी भी वहीं बैठे थे। उन्होंने गौर किया कि आज उनकी बेटी बिना बहस किए शांति से नाश्ता कर रही है। तभी दीपिका धीरे से बोली, डैड, आज शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। नारायण जी हैरान रह गए क्योंकि वर्षों बाद दीपिका ने उनसे इतने प्यार से बात की थी। उन्होंने मुस्कुराकर हामी भर दी। उधर आशुतोष ने सिर्फ एक नज़र दीपिका की तरफ देखा और फिर चुपचाप ऑफिस जाने के लिए उठ गया। ऑफिस पहुंचने के बाद भी नारायण जी का ध्यान बार बार पिछली रात पर जा रहा था। उन्होंने अपने कैबिन में बैठे आशुतोष को गौर से देखा। जिस लड़के को उनकी बेटी सिर्फ एक मोहरा समझती थी, वही आज उनके परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। कंपनी के कई पुराने अधिकारी आशुतोष की तारीफ करने लगे थे। उसने कुछ महीनों में ऐसे फैसले लिए थे जिनसे सिंघानिया ग्रुप का नाम और ऊंचा हो गया था। इसी दौरान एक जरूरी मीटिंग में कंपनी के एक पुराने पार्टनर ने आशुतोष का अपमान करने की कोशिश की। वो हंसते हुए बोला, नारायण जी, आपने दामाद रखा है या नया मैनेजर? आखिर एक घर जवाई पर इतना भरोसा करना सही है क्या? कमरे में कुछ लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगे, लेकिन नारायण जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पहली बार सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, आशुतोष घर जवाई नहीं, इस कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन ये साथ छोड़ देगा उस दिन शायद आप जैसे लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। ये सुनते ही पूरा कमरा शांत हो गया। आशुतोष ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे अपना मानता है। शाम को घर लौटने के बाद दीपिका ने पहली बार खुद अपने हाथों से चाय बनाई। नौकर भी उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि जिसने कभी अपने लिए पानी तक ना लिया हो वो आज किचन में खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और बालकनी में बैठे आशुतोष के पास पहुंच गई। आशुतोष ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, आपको कुछ काम था? दीपिका कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, कल रात के लिए थैंक यू। आशुतोष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, पति होने के नाते इतना तो करना ही चाहिए।
ये सुनते ही दीपिका के दिल में अजीब सी हलचल हुई। उसने पहली बार महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं होता, उसे निभाना भी पड़ता है। लेकिन तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसके दोस्त उसे फिर पार्टी के लिए बुला रहे थे। दीपिका कुछ पल सोचती रही, फिर उसने फोन काट दिया। आशुतोष उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि शायद पहली बार उसने दोस्तों के बजाय घर को चुना था। उधर उसी रात नारायण जी अपने कमरे में बैठे वही पुरानी फाइल देख रहे थे। उनके हाथ कांप रहे थे। तभी उनका पुराना दोस्त और कंपनी का वकील रमेश वहां पर आया। उसने धीरे से कहा, क्या आपने अब तक आशुतोष को सच नहीं बताया? नारायण जी ने भारी आवाज में कहा, नहीं, और मैं कभी बताना भी नहीं चाहता। अगर उसे पता चल गया कि उसके पिता की मौत के पीछे कौन जिम्मेदार था, तो सब खत्म हो जाएगा। कमरे के बाहर से गुजर रही दीपिका ने ये सारी बातें सुन ली। उसके कदम वहीं पर रुक गए। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आशुतोष के माता पिता की मौत का उनके परिवार से क्या संबंध हो सकता है। वो डरते हुए अपने कमरे में चली गई, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन दीपिका पहली बार आशुतोष के कमरे में गई, जहां उसकी कुछ पुरानी चीजें रखी थी। वहां एक छोटी सी तस्वीर पड़ी थी, जिसमें एक गरीब लेकिन खुश परिवार दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, हमेशा सच का साथ देना। दीपिका तस्वीर को देखते हुए सोच में पड़ गई। तभी वहां काम करने वाले पुरानी नौकरानी कमला आ गई। उसने भावुक होकर कहा, बिटिया, बाबूजी बहुत अच्छे हैं। इतना दुख देखा है उन्होंने, फिर भी कभी किसी से शिकायत नहीं की। दीपिका ने पूछा, क्या हुआ था इनके परिवार को? कमला कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक पीछे से नारायण जी की आवाज आई, कमला तुम नीचे जाओ। उनकी आवाज में घबराहट साफ दिख रही थी। दीपिका ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर डर देखा था। धीरे धीरे दीपिका का व्यवहार पूरी तरह बदलने लगा था। अब वो रात रात भर बाहर नहीं जाती थी। वो नारायण जी के साथ बैठकर बातें करती, उनके खाने का ध्यान रखती और कभी कभी ऑफिस की बातें भी सुनती। नारायण जी अंदर ही अंदर खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी आखिरकार परिवार की अहमियत समझ रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनका डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगता था कि कहीं पुराना राज सबके सामने ना आ जाए। एक रात आशुतोष ऑफिस से देर से घर लौटा। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जो उसे कंपनी के स्टोर रूम में मिली थी। उसने नारायण जी से पूछा, पापा, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? डायरी के पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, विजय शर्मा। ये नाम सुनते ही नारायण जी के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। दीपिका घबराकर उनकी तरफ देखने लगी, क्योंकि यही नाम आशुतोष के पिता का था। आशुतोष ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ पापा? नारायण जी कुछ बोल नहीं पाए। उनके माथे पर पसीना आ गया। दीपिका समझ चुकी थी कि कोई बहुत बड़ा सच छिपाया जा रहा है। तभी अचानक आशुतोष ने डायरी का एक पन्ना खोला और पढ़ने लगा। अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो उसके पीछे सिंघानिया कंपनी के लोग जिम्मेदार होंगे। ये पढ़ते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपिका की सांसें तेज हो गई। नारायण जी की आंखें झुक गईं और आशुतोष पहली बार अपने ससुर की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगा। कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे किसी ने अचानक सबकी सांसें रोक दी हो। आशुतोष के हाथ में पकड़ी डायरी कांप रही थी और उसकी नज़र बार बार उस लाइन पर टिक जा रही थी, जिसमें उसके पिता विजय शर्मा ने सिंघानिया कंपनी का नाम लिखा था। नारायण जी कुर्सी पर बैठे गहरी सांस लेने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। दीपिका डर से अपने पिता और आशुतोष को भारी भारी नज़रों से देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसके परिवार के पीछे कोई ऐसा अंधेरा सच छिपा है, जो अब सब कुछ बर्बाद कर सकता है। आशुतोष ने भारी आवाज में कहा, पापा, आप मेरे पिता हो, जानते हैं? नारायण जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ, मैं विजय को जानता था। ये सुनते ही आशुतोष की आंखों में हैरानी भर आई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके पिता का संबंध सिंघानिया परिवार से हो सकता है।
दीपिका के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये सच उसके और आशुतोष के रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म ना कर दे। नारायण जी ने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, तुम्हारे पिता मेरे भरोसेमंद कर्मचारियों में से एक थे, बहुत ईमानदार इंसान थे विजय, लेकिन एक दिन कंपनी में बहुत बड़ा हादसा हो गया। इतना कहकर वे चुप हो गए, उनकी आंखें भी भर आईं। आशुतोष बेचैन होकर बोला, कौन सा हादसा? नारायण जी ने सिर झुका लिया और बोले, हमारी कंपनी के कुछ लोग गैर कानूनी कामों में शामिल थे। विजय को इसके बारे में पता चल गया था। उन्होंने उन लोगों का विरोध किया, लेकिन उन लोगों ने उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की। आशुतोष की मुट्ठियां भीज गईं। वो गुस्से से बोला, तो मेरे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दीपिका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। नारायण जी ने भारी आवाज में कहा, मैंने विजय को बचाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं हार गया। ये सुनते ही आशुतोष की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की धुंधली यादें याद आने लगी। बचपन में उसने सिर्फ इतना सुना था कि उसके माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन आज उसे लग रहा था कि उससे जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया गया था। दीपिका धीरे धीरे आशुतोष के पास आई। उसका दिल अपराध बोध से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, आशुतोष, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन आशुतोष ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। दीपिका उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके कदम जैसे जम गए थे। उस रात आशुतोष अकेले घर की छत पर बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने अपने माता पिता का चेहरा घूम रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी जिंदगी झूठ पर टिकी हुई थी। तभी पीछे से नारायण जी आए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सच यही है कि अगर उस समय मैं उन लोगों के खिलाफ खुलकर खड़ा होता तो शायद सिंघानिया कंपनी खत्म हो जाती। आशुतोष ने दर्द भरी आवाज में कहा, कंपनी बच गई, लेकिन मेरा परिवार खत्म हो गया। ये सुनकर नारायण जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन दीपिका ने देखा कि आशुतोष ऑफिस नहीं गया। वो अपने कमरे में अकेले बैठा था। पहली बार दीपिका को उसके दर्द का एहसास हो रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और उसके पास जाकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर दीपिका बोली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत टूट चुके हो, लेकिन सारी गलती डैड की नहीं थी। आशुतोष ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन नफरत नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने हमेशा रिश्तों को अपना समझा, लेकिन जिंदगी ने मुझे हर बार अकेला कर दिया। दीपिका की आंखें भर आई। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। आशुतोष ने हाथ नहीं हटाया। दीपिका को महसूस हुआ कि शायद उनके बीच का रिश्ता अब सच में बनने लगा है। उधर कंपनी में कुछ पुराने लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं पुराना राज खुल ना जाए। उनमें सबसे खतरनाक था महेश मल्होत्रा, जो सालों पहले विजय शर्मा के खिलाफ साजिश में शामिल था। उसने जब सुना कि आशुतोष को सच पता चल चुका है तो वो घबरा गया। उसने अपने आदमी से कहा, अगर आशुतोष पूरा सच जान गया तो हम सब जेल में होंगे। उसी रात महेश ने सिंघानिया हाउस पर नजर रखने के लिए लोगों को भेज दिया। दूसरी तरफ आशुतोष अपने पिता की डायरी पढ़ रहा था। डायरी के आखिरी पन्नों में कुछ ऐसे नाम लिखे थे जो सिंघानिया कंपनी के बड़े अधिकारियों के थे। उनमें महेश मल्होत्रा का नाम सबसे ऊपर था। आशुतोष समझ गया कि उसके पिता किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुए थे। धीरे धीरे दीपिका पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो सुबह उठकर नारायण जी के लिए चाय बनाती, घर के कामों का ध्यान रखती और सबसे ज़्यादा आशुतोष का ख्याल रखती। एक दिन उसने आशुतोष से कहा, अगर तुम चाहो तो हम ये घर छोड़ सकते हैं। आशुतोष ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। दीपिका की आंखों में पहली बार सच्चा प्यार दिखाई दे रहा था। उसने कहा, पहले मैं सिर्फ अपनी आज़ादी चाहती थी, लेकिन अब मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। आशुतोष कुछ पल उसे देखता रहा। उसके दिल का दर्द थोड़ा कम होने लगा था। उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान ने उससे सब कुछ लेकर दीपिका का प्यार दिया है,
लेकिन उसी रात सिंघानिया हाउस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। नारायण जी अपने कमरे में बैठे थे, तभी अचानक उनकी टेबल पर एक लिफाफा आकर गिरा। उसमें एक पुरानी तस्वीर और जिसमें विजय शर्मा खून से लथपथ पड़े थे और पास में महेश मल्होत्रा खड़ा साफ दिखाई दे रहा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अगर सच बाहर आया तो अगला नंबर आशुतोष का होगा। उसी समय बाहर से दीपिका की चीख सुनाई दी। नारायण जी और आशुतोष दौड़ते हुए बाहर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीपिका सीढ़ियों के पास डरी हुई खड़ी थी और उस सामने दीवार पर लाल रंग से लिखा था, विजय शर्मा का बेटा अब नहीं बचेगा। दीवार पर लाल रंग से शब्द लिखे देखकर पूरे सिंघानिया हाउस में डर का माहौल फैल गया। दीपिका कांप रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बार बार आशुतोष का हाथ कसकर पकड़ रही थी। नारायण जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अतीत का दबा हुआ सच अब फिर सामने आने लगा है। आशुतोष कुछ पल तक दीवार को देखता रहा। उसके अंदर गुस्सा भी था और बेचैनी भी। उसने नौकर से पूछा कि घर में कौन कौन है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सिंघानिया हाउस की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, फिर भी कोई अंदर आकर ऐसी धमकी देकर चला गया था। इसका मतलब साफ था कि दुश्मन बहुत चालाक और ताकतवर था। उसी रात नारायण जी ने घर की सुरक्षा और बढ़ा दी, लेकिन उनके घर में डर खत्म नहीं हो रहा था। उन्हें बार बार लग रहा था कि कहीं उनकी पुरानी गलती की सजा अब आशुतोष और दीपिका को न भुगतनी पड़े। अगली सुबह आशुतोष सीधे कंपनी पहुंचा। उसके चेहरे की शांति अब गायब हो चुकी थी। वो अपने पिता के लिए सच जानना चाहता था। उसने पुराने रिकॉर्ड निकलवाने शुरू किए। कई कर्मचारी उससे नजरें चुराने लगे। तभी उसकी नज़र महेश मल्होत्रा पर पड़ी, जो दूर खड़ा उसे घूर रहा था। महेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ पुराने राज जितने दबे रहे उतना ही अच्छा होता है। आशुतोष ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सच चाहे जितना दबा दो, एक दिन बाहर जरूर आता है। महेश हल्का सा हंसा और वहां से चला गया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खतरनाक इशारा छिपा था। उधर नारायण जी अपने कैबिन में बैठे बेहद परेशान थे। उन्हें डर था कि आशुतोष कहीं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठा दे जिससे उसकी जान खतरे में पड़ जाए। घर पर दीपिका लगातार बेचैन हो रही थी। अब उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि रिश्ते कितने कीमती होते हैं। जिस इंसान को वो कभी अपने दोस्तों के सामने अपमानित करती थी, आज उसी के लिए उसका दिल हर पल डर रहा था। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। तभी कमला वहां पर आई और बोली, बिटिया बाबूजी बहुत नेक हैं, भगवान उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। दीपिका की आंखें भर आई। उसने कहा, कमला काकी, मैंने हमेशा आशुतोष को दुख दिया, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कमला मुस्कुराई और बोली, सच्चा इंसान वही होता है बिटिया, जो अपनों की गलतियां सहकर भी रिश्ता निभाए। ये सुनकर दीपिका और ज्यादा भावुक हो गई। उस रात आशुतोष देर से घर लौटा। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज थे। उसने नारायण जी और दीपिका को बुलाकर कहा, मुझे सबूत मिल गए हैं कि पापा ने कंपनी के करोड़ों के घोटाले का विरोध किया था। महेश और उसके कुछ लोग गैर कानूनी काम कर रहे थे। नारायण जी ने सिर झुका लिया। वे बोले, सच का साथ देना चाहिए था, लेकिन मैं डर गया। अगर मैं उन लोगों के खिलाफ जाता तो कंपनी और परिवार दोनों बर्बाद हो जाते। आशुतोष दर्द भरी आवाज में बोला, और मेरे माता पिता बर्बाद हो गए। ये सुनते ही दीपिका रो पड़ी। उसने आशुतोष के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अगर मेरे परिवार की वजह से तुम्हें इतना दर्द मिला है तो मुझे माफ कर दो। आशुतोष ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं है दीपिका। ये सुनते ही दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसे पति का असली प्यार महसूस हुआ। उधर महेश मल्होत्रा को जब पता चला कि आशुतोष के पास सबूत हैं, तो वो बौखला गया। उसने तय कर लिया कि अब आशुतोष को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसी रात उसने अपने आदमियों को सिंघानिया हाउस में भेजा। देर रात अचानक बंगले की बिजली जली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दीपिका डर कर आशुतोष के पास आ गई।
तभी बाहर कांच के टुकड़े की आवाज आई। आशुतोष तुरंत बाहर भागा। उसने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग घर में घुस चुके थे। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, डायरी और सबूत हमें दे दो वरना कोई नहीं बचेगा। वो अकेला होते हुए भी उन लोगों से भिड़ गया। शोर सुनकर नारायण जी भी बाहर आ गए। तभी एक बदमाश ने दीपिका को पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक रख दी। दीपिका डर से कांपने लगी। नारायण जी चीख पड़े, मेरी बेटी को छोड़ दो। उस पल आशुतोष की आंखों में आग उतर आई। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए दीपिका को बचाने के लिए हमला कर दिया। हाथापाई में उसे काफी चोटें आई, लेकिन आखिरकार बदमाश वहां से भाग गए। जाते जाते उनमें से एक आदमी बोला, महेश सर सही कहते थे, विजय शर्मा का बेटा भी अपने बाप की तरह जिद्दी निकला। ये सुनते ही सब समझ गए कि इस हमले के पीछे महेश था। दीपिका रोते हुए आशुतोष के गले लग गई। उसके माथे से खून बह रहा था। दीपिका कांपती आवाज में बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। आशुतोष ने पहली बार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ये सुनकर दीपिका की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि यही इंसान है, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन नारायण जी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया, लेकिन उसी दौरान उन्हें एक फोन आया। फोन पर महेश था। वो हंसते हुए बोला, नारायण जी, अगर आपने मुंह खोला तो इस बार बचने वाला कोई नहीं होगा। नारायण जी समझ गए कि अब मामला बहुत खतरनाक हो चुका है। उन्होंने डरते हुए फोन काट दिया, लेकिन आशुतोष अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो अपने पिता को इंसाफ दिलाकर रहेगा। उसी रात उसने अपने कमरे में रखी डायरी दोबारा खोली। डायरी के आखिरी पन्ने में एक पता लिखा था और सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस इंसान पर भरोसा करना। आशुतोष हैरानी से उस पते को देखने लगा, क्योंकि वो पता किसी पुराने गांव का था। पूरी रात आशुतोष उस डायरी के आखिरी पन्ने को देखता रहा। पुराने गांव का वो पता उसके मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। दीपिका उसके पास बैठी थी। अब वो हर पल उसके साथ रहना चाहती थी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम वहां जाओगे? आशुतोष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद मेरे पापा ने मरने से पहले कोई बहुत बड़ा सच वहां छुपाया था। अब मुझे जाना ही होगा। दीपिका तुरंत बोली, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आशुतोष ने उसकी तरफ देखा। कुछ महीनों पहले यही लड़की उसे अपने साथ खड़ा होने के लायक भी नहीं समझती थी, और आज वही हर कदम पर उसका साथ देना चाहती थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तभी नारायण जी कमरे में आए। उन्होंने दोनों को साथ बैठा देखा तो उनकी आंखों में सुकून उतर आया, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर चिंता छा गई। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे डर है कि महेश तुम्हें उस गांव तक पहुंचने भी नहीं देगा। अगली सुबह तीनों उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते भर दीपिका चुपचाप आशुतोष के कंधे पर सिर रखे बैठी रही। उसे डर था कि कहीं ये सफर उसकी जिंदगी से उसका सबसे बड़ा सहारा ना छीन ले। कई घंटों बाद वे लोग एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां की टूटी सड़कें और पुराने घर देखकर दीपिका हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसी जिंदगी कभी करीब से देखी नहीं थी। डायरी में लिखे पते पर पहुंचकर वे एक पुराने मकान के सामने रुके। दरवाजा खटखटाने पर एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर आशुतोष पर पड़ी, उसकी आंखें भर आई। वो कांपती आवाज में बोला, तुम विजय के बेटे हो ना? आशुतोष हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने उसे अंदर बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे पिता का सबसे करीबी दोस्त हूँ। मेरा नाम दयाराम है। घर के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर देखकर आशुतोष की आंखें नम हो गईं। उसमें उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे। दयाराम ने भारी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार इंसान थे बेटा। उन्होंने सिंघानिया कंपनी में हो रहे गलत कामों को रोकने की कोशिश की थी। नारायण जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उन्हें अपनी पुरानी गलती हर पल अंदर से तोड़ रही थी। दयाराम आगे बोला, महेश मल्होत्रा और उसके लोग कंपनी के नाम पर
गैर कानूनी कारोबार करते थे। विजय ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन उन्हें ये पता चल गया जिस दिन विजय और उसकी पत्नी की मौत हुई वो कोई हादसा नहीं था। ये सुनते ही दीपिका के रोंगटे खड़े हो गए। आशुतोष की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। दयाराम ने एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला और कहा, मरने से पहले विजय ये सबूत मेरे पास छोड़ गए थे। बक्से के अंदर कुछ फाइलें, तस्वीरें और एक पेन ड्राइव थी। आशुतोष ने कांपते हाथों से सब देखा। उसमें साफ साफ महेश और उसके साथियों के गैर कानूनी सौदों के सबूत थे। साथ ही विजय शर्मा की रिकॉर्ड की हुई आवाज भी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, अगर ये सबूत कभी मेरे बेटे तक पहुंचे तो उसे कहना कि सच के रास्ते से पीछे मत हटना। ये सुनते ही आशुतोष रो पड़ा। दीपिका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। नारायण जी खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, अगर उस समय मैं हिम्मत करता तो तुम्हारे माता पिता आज जिंदा होते। आशुतोष ने उनकी तरफ देखा। उसके दिल में दर्द जरूर था, लेकिन नफरत नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, गलती आपकी थी पापा, लेकिन आपने मुझे कभी बेटे से कम प्यार नहीं दिया। ये सुनते ही नारायण जी फूट फूट कर रो पड़े। उधर महेश मल्होत्रा को खबर मिल चुकी थी कि आशुतोष को सारे सबूत मिल गए हैं। वो बौखला उठा। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर आज आशुतोष बच गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उसी रात जब आशुतोष और उसका परिवार गांव से वापस लौट रहा था, तभी सुनसान सड़क पर उनकी कार को कुछ गाड़ियों ने घेर लिया। चारों तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे। दीपिका डरकर आशुतोष से लिपट गई। महेश खुद वहां आया और हंसते हुए बोला, तुम्हारे बाप ने भी बहुत कोशिश की थी सच बाहर लाने की, लेकिन उसका क्या हुआ तुम जानते हो। आशुतोष गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन महेश ने बंदूक निकाल ली। नारायण जी तुरंत आशुतोष के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गलती मेरी थी, अगर किसी को मारना है तो मुझे मारो। दीपिका रोते हुए अपने पिता को पकड़ने लगी। तभी अचानक पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ पुलिस फैल गई। दरअसल दयाराम ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। महेश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जाते जाते वो गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग जीत गए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी होगी। पुलिस महेश और उसके आदमियों को लेकर चली गई। सबके चेहरे पर राहत थी, लेकिन आशुतोष के मन में अभी भी एक अजीब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। घर लौटने के बाद सिंघानिया हाउस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दीपिका अब हर पल आशुतोष के साथ रहती। उसने अपने दोस्तों और पुरानी रंगीन जिंदगी से दूरी बना ली थी। एक रात बालकनी में खड़े होकर उसने आशुतोष से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, लेकिन तुमने हर हाल में मेरा साथ दिया। आशुतोष मुस्कुराया और बोला, रिश्ते निभाने से बनते हैं दीपिका, सिर्फ नाम से नहीं। दीपिका की आंखें भर आई। उसने पहली बार पूरे अधिकार से उसका हाथ थाम लिया। लेकिन उसी रात सिंघानिया हाउस में एक और बड़ा झटका सबका इंतजार कर रहा था। नारायण जी अपने कमरे में बैठे थे, तभी उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आवाज सुनकर सब भागते हुए पहुंचे। दीपिका घबरा कर रोने लगी। आशुतोष तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, इनकी हालत नाजुक है, शायद इनके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनते ही दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका बाकी था अभी। उसी समय डॉक्टर ने आशुतोष को अलग ले जाकर कहा, मरीज बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उनके पास तुम्हें बताने के लिए एक आखिरी सच है। अस्पताल के बाहर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीपिका रोते रोते थक चुकी थी। उसकी आंखें सूज गई थी और हाथ लगातार कांप रहे थे। वो बार बार भगवान से अपने पिता को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। दूसरी तरफ आशुतोष चुपचाप खड़ा था। उसके मन में डर, दर्द और बेचैनी सब एक साथ चल रहे थे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो नारायण जी इतने सालों से छुपाए बैठे थे। कुछ देर बाद नर्स ने आकर कहा, मरीज आपसे मिलना चाहते हैं। आशुतोष और दीपिका तुरंत कमरे के अंदर गए।
नारायण जी ऑक्सीजन मास्क लगाए कमजोर हालत में लेटे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथ से आशुतोष को अपने पास बुलाया। आशुतोष उसके पास बैठ गया। नारायण जी ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन एक सच और है जो तुम्हें जानना जरूरी है। दीपिका घबराकर अपने पिता की तरफ देखने लगी। नारायण जी की सांसें तेज चल रही थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, जिस रात तुम्हारे माता पिता पर हमला हुआ उस रात मैं वहीं पर था। ये सुनते ही आशुतोष की आंखें फैल गईं। दीपिका का दिल जैसे रुक गया। नारायण जी रोते हुए बोले, मैं विजय को बचाने गया था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि महेश उसे मारने वाला है, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में आगे कहा, तुम्हारी माँ उस समय जिंदा थी। उन्होंने मरने से पहले तुम्हें मेरी गोद में दिया था और कहा था, मेरे बेटे को कभी अकेला मत छोड़ना। अगर मैंने तुमको अपने पास रखा होता तो वो लोग शायद तुम्हें भी मार देते। इसीलिए मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी अपने एक सबसे पुराने ड्राइवर को दे दी और यहाँ से दूर भेज दिया। लेकिन किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी बेटी ने शादी के लिए तुम्हें पसंद किया। ये सुनते ही आशुतोष की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि नारायण जी ने सिर्फ अपराध बोध में नहीं बल्कि एक वादा निभाने के लिए उसे अपने घर में जगह दी थी। दीपिका फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता ने हमेशा आशुतोष को बेटे की तरह क्यों चाहा। नारायण जी ने आशुतोष का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोले, मैं तुम्हें सच बताना चाहता था लेकिन डरता था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। लेकिन जब दीपिका ने तुमसे शादी की जिद की तब मुझे लगा शायद भगवान तुम्हें मेरे घर वापस लाना चाहते हैं। आशुतोष अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने रोते हुए नारायण जी को गले लगा लिया। उसकी आवाज भर्रा गई, पापा, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये सुनते ही नारायण जी की आंखों में सुकून उतर आया। दीपिका ये दृश्य देखकर और ज्यादा भावुक हो गई। जिस परिवार में कभी सिर्फ अहंकार और दूरी थी, आज वहां सच्चा अपनापन था। कुछ दिनों बाद नारायण जी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। घर लौटने के बाद सिंघानिया हाउस पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां पहले जैसी चीख पुकार, बहस और दिखावा नहीं था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।